क्लास 11 ज्योग्राफी अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में। इस इकाई का भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में स्थानीय गुण विज्ञान के रूप में भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल की विशेषताएं। अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में। आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा विश्व के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतःप्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे स्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशु एवं खाद्य पदार्थों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों तथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दिशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने की एक उत्सुकता होनी चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रख रहे होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तन यानी ग्लोब को समझने का धरातल के दृश्य से ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास के योगदान करने की योग्यता से लैस कराती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है? यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एकरूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता है। यहाँ पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, शहरों, सड़कों, रेलों, पतनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त विभिन्नता के भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षण के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों में अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंच किया है। अब आप पहले से पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने में सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज, एक ग्रीक विद्वान जो 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थ बहुआयामी होते हैं तथा पृथ्वी बहुत आयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सहज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में विभिन्न है, परंतु साथ ही
अन्य विषयों पर इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणार्थ, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में विभिन्नता से संबंध होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों को व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य अस्थायी नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील नहीं, अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतः प्रक्रिया के अध्ययन में संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है कि वह प्रकृति पर अपनी छाया छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूल एडेप्टेशन अथवा अपरिवर्तन मॉडिफिकेशन के माध्यम से किया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की व्यवस्था पर पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व में किए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्तन द्वारा कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वार कसे हुए संबंधों को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी के श्रम में कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया है। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया है। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया। मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी है तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया है। इस प्रकार हमें न मानवकृत प्रकृति तथा प्रकृतिक प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंतःक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समकलित और संगठन हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। तो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण में संबंधित होते हैं। जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं
सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों को कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न से जुड़ने तथा भूगोल एवं वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र के संबंधित होता है तथा स्थानीय विषयों को एवं गुणों को विवेचना करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों को वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य तथ्यात्मक अंतःप्रक्रिया के उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व के एक वैश्विक ग्रामीण का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई है। श्रव्य दृश्य माध्यमों ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी की आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विषयों के अंतरापृष्ठ इंटरफेस संबंधित है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों को एक मूल उद्देश्य है यथार्थ को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थ से जुड़े तथ्यों से साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थ को समग्रता से समझने के सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की विभिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता के समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी विषयों क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से संश्लेषणापूर्ण समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी एवं स्वयं विषय के इतिहास से दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों ने चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें प्रत्येक की भौतिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उनमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार की सुविधा देते रहे हैं। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन और नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों में उपनिवेशित करने में सहायता की है क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली है। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिले हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि स्थान से 2 घंटे दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्री का जाए 17 घंटा दूर है। यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए तो इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र,
विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप में चित्रित करता है। भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया एक चित्र को अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट है कि प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन एक अंतर्शिक्षण विषय है। विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम विषय वस्तुगत, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक है। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकरण प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवतरेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले, कोनधारी वन, अन्य मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में भी सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्देशित नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवास भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषयों में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवास अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकालीन भाग है, वह प्रकृति का अभिन्न अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम में भी योगदान दिया। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल के क्षेत्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। मानव भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र, भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, राजनीतिक भूगोल, राजनीति शास्त्र, जनसंख्या भूगोल, जननायिकी, आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र, आर्थिक सांख्यिकी, भूगोल में परिमाणिकता प्रविधि, गणित एवं खगोलीय भूगोल, भूविज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल, प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भौतिक भूगोल। भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों और उनके क्रम विकास एवं संबंध प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार एवं तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल से समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है तथा इसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों का प्रभाव का अध्ययन है। मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनके उत्पादन स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल। सामाजिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक, प्रादेशिक, ज्ञानात्मक एवं समाज में योगदान निमित्त सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप में अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन है।
राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल भौतिक भूगोल एक मानव भूगोल के अंतर्पृष्ठ इंटरफेस के फलस्वरूप जीवन भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल यह प्राकृतिक वनस्पति को उसके निवास क्षेत्र हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन कराता है। पारिस्थितिक विज्ञान इसमें प्रजातियों स्पीशीज के निवास स्थिति क्षेत्र एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रबंधन के फलस्वरूप पर्यावरण समस्या जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु शाखा का विस्तार हुआ है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा अन्य शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए सर्वनिष्ठ है। ये दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव परिस्थितिकी। विभिन्न तंत्र एवं तकनीकी, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र, परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू रचना विज्ञान तकनीकी जैसे दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना, GIS, वैश्विक स्थिति, GPS, उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं में एक विस्तृत रूप प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे बनाया पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होता है। उदाहरणतः जो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीकी थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तन हो गया। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता की अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितीय तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया। आप इन तकनीकी के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान करते रहेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताया युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, उच्चावाच वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जल वायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल के संबंध तत्व है, जैसे जैवमंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी प्रचलन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया में मानव में निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा प्रस्विका प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रिया संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों का वन तथा खनिज संपादन विकसित करने के लिए किया जाता है। पर्वत, चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है।
जलवायु का वनस्पति शस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं उद्योग आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में वह जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलित एयर कंडीशन, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर एक्वाफायर को पुनर्वेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वो मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों के दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैंगनीज पिन नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली है। मृदा एवं नवीकरणीय पुनः संस्थान जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति के निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं में धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों में मूल्यवान एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व के परिस्थैतिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया। अतएव सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोलों के महत्व को रेखांकित करता है। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हार्टसॉन भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर भौतिक सिद्धांतिक दर्शन है, जिसमें भौगोलिक चिंतन आ जाता है। मानव परिस्थिति भू एवं मानव क्रियाएं भौतिक में आ जाएगा। इधर पहले ये देख लेते हैं। विधि एवं तकनीकी मानचित्र कला, मानव क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक तकनीकी, भू सूचना, GIS, GPS एवं LIS, अंतर्पृष्ठीय जीव भूगोल, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण भूगोल। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या एवं बस्ती, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ग्रामीण, नगरीय, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, औद्योगिक, व्यापार एवं परिवहन सेवाएं। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, सूक्ष्म प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना।